दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको गंगा नदी के पूरे प्रवाह मार्ग के बारे में समझाऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि ये नदी कहाँ से शुरू होती है, किन किन स्थानों से होके गुजरती है, इसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, मतलब ये आखिर में जाके कहाँ जाती है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग समझेंगे। तो आप कह सकते हो कि पूरा गंगा नदी का तंत्र आपको एक नक्शे से समझ में आ जाएगा। अब आपका पहला काम तो ये है कि जो चीज़ मैं आपको नक्शे से समझाऊंगा पहले तो आपको वो बनानी है। इसके अलावा साथ के साथ जो मैं फैक्ट्स आपको बताता हूँ उसको आपको लिखते जाना है, क्योंकि उससे डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जान लीजिए गंगा नदी के बारे में। भारत की भूमि पर बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी ही है, जिसकी लंबाई तकरीबन 2525 किलोमीटर है, यानी कि बहुत लंबा ये बहती है, बहुत लंबा इसका मार्ग होता है। ठीक है, ये नदी दो देशों से होकर गुजरती है, एक तो भारत है, दूसरा बांग्लादेश है। भारत में इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, वहीं बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जिस पे से गंगा नदी होकर गुजरती है। एक है उत्तराखंड, जहाँ से ये शुरू होती है, फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड के थोड़े बहुत हिस्से, और फिर पश्चिम बंगाल। अभी इस रास्ते को मैं आपको अच्छी तरीके से मैप की मदद से समझाऊंगा और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, गंगा नदी जो है वो अपने स्वयं शुद्धिकरण गुणों के कारण जानी जाती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर कीड़े नहीं लगते। इसका क्या कारण है? देखो, इस नदी में ऑक्सीजन का स्तर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका पानी लंबे समय तक ताज़ा बना रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस होता है जो हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं से लड़ता है, मतलब उन्हें पनपने ही नहीं देता, और इस वजह से ये पानी लंबे समय तक ताज़ा बना रहता है और साथ ही इसमें कीड़े भी नहीं लगते। तो ये जो स्वयं शुद्धिकरण का गुण है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गंगा नदी के लिए, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अच्छा, 2 चीज़ें और हैं। पहली ये कि गंगा नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है पूछा जाता है तो आपको गंगा नदी लिखनी है। और गंगा नदी के अंदर जो डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन जिसको कहते हैं, उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो ये 2 फैक्ट हैं जो पूछ लिए जाते हैं कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। चलिए, अब हम इसके प्रवाह मार्ग की बात करते हैं और शुरुआत करेंगे इसके उद्गम के साथ कि ये नदी शुरू कहाँ से होती है। तो देखो, ये नदी एक सतत वाहिनी नदी है, लगातार बहती रहती है। तो ये नदी निकलती ग्लेशियर से है। हमारे देश के अंदर बहुत सी ऐसी पहाड़ियां हैं जो बर्फ की बनी हुई हैं और उन्हें हम हिमानी के नाम से जानते हैं। तो एक हिमानी है जिसे गंगोत्री हिमानी कहा जाता है और दूसरी को संतोपत हिमानी कहा जाता है। इन दोनों हिमानियों से 2 नदियां निकलती हैं। जो गंगोत्री हिमानी है उससे निकलती है आपकी भागीरथी नदी, और ये जो आपकी संतोपत है इससे निकलती है आपकी अलकनंदा। अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से निकलेगी भागीरथी और यहाँ से निकलेगी आपकी अलकनंदा, जाके एक पॉइंट पे ये मिलती हैं जिसको आप कहते हो देवप्रयाग। और देवप्रयाग पे जाकर के ये दोनों आपस में जब मिलती हैं तब ये बनती है गंगा नदी। तो इसका मतलब गंगा कहीं से निकल नहीं रही है, गंगा 2 नदियों से बन रही है, एक भागीरथी, दूसरी अलकनंदा। तो आप इन्हें गंगा नदी की भी जनक नदी कह सकते हो। तो ये चीज़ आपको पहली याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिए कि ये जो संतोपत हिमानी है यहीं पे आपका बद्रीनाथ टेम्पल भी है। तो पूछ लिया जाता है कि बद्रीनाथ के आसपास से कौन सी नदी निकलती है, तो अलकनंदा निकलती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि देवप्रयाग पे 2 नदियाँ आ रही है, लेकिन आपकी जो अलकनंदा नदी है ये भी कोई सिंगल नदी नहीं है, इसके पास भी सहायक नदियाँ होती हैं। इसके पास 4 सहायक नदियाँ होती हैं। देखो, ध्यान से समझना। एक जो आती है वो यहाँ से निकल के आती है जिसको आप कहते हो धौली गंगा, और धौली गंगा यहाँ कहीं आके मिलती है जिसको आप विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हो। विष्णु प्रयाग का नाम आपने सुना होगा कई बार, ये एक पॉइंट है बद्रीनाथ टेम्पल के पास में। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे तो एक नदी और आती है जिसको नंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, नंदाकिनी, जो यहाँ आकर के मिलती है नंद प्रयाग के ऊपर। ठीक है, और फिर नीचे एक नदी और आती है जिसको पिंडार नदी के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ कहीं आकर के मिलती है, और इस जगह को आप लोग कहते हो कर्ण प्रयाग। तो 3 प्रयाग हो जाते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है, यहीं बीच में जहाँ पे कहीं पे केदारनाथ टेम्पल है, यहाँ पे भी एक हिमानी है जहाँ से एक नदी बह के आती है जिसको आप कहते हो मंदाकिनी नदी, और वो यहाँ कहीं आके मिलती है। इस जगह को आप कहते हो रुद्र प्रयाग। तो 4 प्रयाग हो गए। एक हो जाता है आपका विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग और चौथा रुद्र प्रयाग, और आखिर में आके 5वां आता है आपका देव प्रयाग। तो आप कहो कि अलकनंदा नदी की कितनी सहायक नदियां हो गई? 4 नदियां हो गई। कौन कौन सी? एक होती है धौली गंगा, एक नंदाकिनी, एक पिंडार नदी,
और एक मंदाकिनी। तो उद्गम स्थल आपको समझ में आया कि गंगा नदी के बनने में किन किन का हाथ होता है। ठीक है, अब हम आगे चल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से मैं देवप्रयाग से शुरू कर रहा हूँ डायरेक्टली कहानी, क्योंकि देवप्रयाग से पहले तो अलकनंदा भागीरथी हो जाती है। तो देवप्रयाग से गंगा बहना शुरू करती है और हम राज्यों के हिसाब से एक लंबी सी रेखा बना सकते हैं। देखो सबसे पहले तो ये उत्तराखंड के अंदर है, तो देवप्रयाग के बाद आता है आपका हरिद्वार। हरिद्वार के बाद आपका उत्तराखंड खत्म हो जाता है और उत्तर प्रदेश की शुरुआत हो जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आता है आपका कन्नौज, इसके बाद प्रयागराज, फिर गाजीपुर। यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश खत्म हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार शुरू होता है। बिहार में सबसे पहले आता है आपका छपरा, फिर आता है आपका पटना, फिर आता है आपका सोनपुर, फिर आता है आपका कुर्सेला। यहाँ आपका बिहार खत्म और पश्चिम बंगाल शुरू, और पश्चिम बंगाल में ही आ जाता है आपका फरक्का बैराज। और इसके बाद एक लाइन कटती है हुगली की तरफ, मतलब एक बार नदी जाती है हुगली की तरफ और एक नदी जाती है आपकी बांग्लादेश की तरफ। ठीक है, तो ये सीधा सीधा मैप हो जाता है आपका। यहाँ पे हरिद्वार तक आपका उत्तराखंड चल रहा है। इसके बाद कन्नौज हो गया, प्रयागराज हो गया, गाजीपुर हो गया, ये उत्तर प्रदेश है। इसके बाद छपरा, पटना, सोनपुर, कुर्सेला, ये आपका बिहार। आखिर में फरक्का बैराज और हुगली आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये पूरा रास्ता है गंगा नदी का। अब इसके बीच में इससे कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं वो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। शुरुआत करते हैं हरिद्वार से। देखो हरिद्वार पे कोई नदी तो इससे नहीं मिलती है, गंगा सीधे सीधे बहती हुई चलती है, लेकिन हरिद्वार थोड़ा सा मैदानी एरिया हो जाता है। इससे पहले का जो एरिया है वो सारा का सारा पहाड़ी एरिया है। अगर आप गौर से देखेंगे, ये बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, ये सारे के सारे पहाड़ी एरियाज़ हैं। पहाड़ी एरिया के बाद सबसे पहला जो मैदानी एरिया होता है वो हरिद्वार ही होता है। हरिद्वार से जब ये आगे बढ़ती है तो ये कन्नौज पहुंचती है, और कन्नौज में इससे पहली नदी मिलती है जिसको आप राम गंगा के नाम से जानते हो। राम गंगा नदी गंगा की पहली सहायक नदी है। तो पूछा जाता है कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है और वो कहाँ जाके मिलती है, तो आप लिखेंगे राम गंगा नदी है और कन्नौज में जाकर के मिलती है। एक एक चीज़ लिखते हुए चलना, बहुत मज़ेदार है ये। ठीक है, इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है नदी तो ये पहुंचती है प्रयागराज। अब प्रयागराज तो आपको पता है संगम के नाम से फेमस है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना, सरस्वती। लेकिन सरस्वती अब दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो उसका सिर्फ रास्ता बचा है, तो यहाँ पे सिर्फ गंगा और जमुना पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं। प्रयागराज में यमुना आती है जो कि सीधा यमुनोत्री से निकलती हुई आती है। यमुनोत्री से ये चलेगी चलेगी और सीधा प्रयागराज में आके मिलेगी। तो आप कह सकते हो कि यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, क्योंकि ये बहुत लंबा रास्ता तय करके आती है। अच्छा, ये जो यमुना नदी है इसकी भी 3 सहायक नदियां हैं, मतलब इसमें भी 3 नदियां आकर के जुड़ती हैं। एक है चंबल नदी जो कि एमपी की बहुत फेमस नदी है, इसके बारे में आपने सुना होगा। एक है बेतवा जो कि विंध्या पर्वत से निकलती है, जो भी एमपी के अंदर है, विंध्याचल पर्वत। और एक है आपकी केन नदी जो कि कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, ये भी एमपी के अंदर है। तो तीनों सहायक नदियां जो है वो एमपी से आकर के जुड़ती हैं यमुना के अंदर, और वो कहाँ जाकर के मिलती है, प्रयागराज के अंदर जाके मिलती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल चल रहा है मामला, मज़ा भी बहुत आ रहा है। आगे चलते हैं। प्रयागराज के बाद ये नदी पहुंचती है गाजीपुर, और गाजीपुर में इसे एक नदी और मिलती है जिसको आप कहते हो गोमती नदी। ये जो गोमती नदी है इसको आप लखनऊ से याद रख सकते हो, क्योंकि लखनऊ इसी के किनारे बसा हुआ है, और ये निकलती है पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। पीलीभीत का नाम आप याद रखना कि यहाँ से निकलती है गोमती नदी जो सीधे गाजीपुर में मिलती है गंगा से आके। अब गाजीपुर के साथ ही उत्तर प्रदेश का सफ़र खत्म और यहाँ पे बिहार का सफ़र शुरू हो जाता है। इसके बाद ये नदी पहुँचती है छपरा। अब छपरा पे इससे एक नदी मिलती है जो कि सीधे आती है आपकी नेपाल से। अब यहाँ इस चीज़ को ध्यान से समझना, नेपाल में 2 नदियाँ हैं, एक है आपकी काली नदी और एक है कर्णाली नदी। ये दोनों आकर के सेम मिलती हैं एक जगह पे। जब ये भारत पहुंचती हैं तो काली का नाम पड़ जाता है शारदा और कर्णाली का नाम पड़ जाता है घाघरा। फिर से समझ लो, 2 नदियां हैं जो नेपाल से निकल रही हैं, एक है काली एक है कर्णाली। दोनों आके एक पॉइंट पे मिलती हैं और भारत आते ही काली को शारदा के नाम से जाना जाता है और कर्णाली को घाघरा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों जब मिल जाती हैं नदियाँ तब इसको ओवरऑल घाघरा के नाम से जाना जाता है। ये घाघरा नदी आते आते सीधा छपरा पहुंचती है और छपरा में मिलती है गंगा नदी से आके। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद ये नदी पहुंचती है, मतलब गंगा नदी पहुंचती है पटना में। अब पटना में एक नदी आ रही है इस तरफ से, थोड़ा दक्षिणी भाग से आ रही है, जिसको आप सोन नदी कहते हो, जो सीधे कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। वहाँ से ये नदी चलती है सोन नदी और पटना में आके गंगा से मिल जाती है। अब देखो, सारी नदी अब तक ऊपर से आ रही थी, इस तरफ से आ रही थी, ये एक स्पेशल नदी है जो यहीं से निकल रही है और यहीं पे आकर के मिल रही है।
तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, पटना के बाद ये नदी आगे बढ़ती है गंगा और पहुंचती है सोनपुर। लेकिन सोनपुर में एक नदी और आती है जो सीधे नेपाल से चलती हुई आ रही है, जिसको आप कहते हो गंडक नदी। अब इसे गंडकी नदी भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है जो आकर के मिलती है आपके सोनपुर के अंदर। सोनपुर से ये चलती है कुर्सेला की तरफ, और कुर्सेला में एक और नदी आती है जो कि नेपाल से निकल रही होती है, जिसको आप कहते हो कोसी नदी। अब कोसी का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, ये बात मैं जानता हूँ। कोसी नदी कहाँ आके मिलती है? कुर्सेला पे निकलती है। लेकिन कोसी नदी इसलिए बदनाम है क्योंकि ये अपना रास्ता बार बार चेंज करती है और इसकी वजह से बार बार बाढ़ भी आ सकती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि एक बार फिर से कोसी की वजह से बिहार डूब गया। तो इस नदी का जो रास्ता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये कुर्सेला में आकर के मिल ही जाती है गंगा से आके। अब यहाँ पे कुर्सेला आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपका बिहार खत्म हो जाता है। इसके बाद ये नदी पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ती है और पहुंचती है फरक्का बैराज, जहाँ पे इससे एक नदी और मिलती है जो कि यहाँ से दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती हुई आती है, जिसको महानदी के नाम से जाना जाता है। और ये कह सकते हो आपकी ये गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी है जो फरक्का बैराज में मिलती है। और यहाँ से गंगा जो है पूरी तरह पूर्ण हो जाती है। और ये गंगा फिर आगे बढ़ती है पश्चिम बंगाल की तरफ, जहाँ पे हुगली की तरफ एक रास्ता जा रहा है, और ज़्यादातर हिस्सा कहाँ जाता है इसका? बांग्लादेश की तरफ। अच्छा, जब ये पश्चिम बंगाल में जाती है तो यहाँ पे इसको गंगा की जगह हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, और हुगली नदी के किनारे ही आपका कलकत्ता भी बसा हुआ है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, एक रास्ता मैं आपको और बता देता हूँ कि जब ये बांग्लादेश जाती है तो अब इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। इधर से आती है जमुना नाम की नदी। ये जमुना और कोई नहीं है, ये जमुना ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और बांग्लादेश में एक नदी और है जिसको मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये तीनों मिल जाती हैं तो ओवरऑल इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, पद्मा, जमुना और मेघना को मिला के मेघना बनती है, जो सीधे समंदर की तरफ जाती है और एक डेल्टा बनाते हुए जाती है, जिसको आप कहते हो सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब आप कहेंगे कि ये डेल्टा क्या होता है? तो देखो, एक सिंपल सी बात समझो कि जब भी कोई नदी कहीं से भी निकलती है, मान लो किसी पहाड़ से निकल रही है, तब उसका वेग बहुत ज़्यादा होता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो स्पीड के साथ वो बहुत सारी मिट्टी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक साथ बहाती हुई लेके आती है। लेकिन जब वो मैदानी एरिया में पहुंच जाती है, समंदर के पास पहुंच जाती है, तब उसका वेग कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है। लेकिन साथ में मिट्टी तो बह ही रही है, तो मिट्टी जो है वो भारी होती जाती है। तब इस किनारे पे क्या होता है ना, समंदर के किनारे पे ये जो नदियां हैं इनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और मिट्टी रुक जाती है। तो ऐसे में नदी क्या होती है कि मिट्टी को तो छोड़ देती है और अलग अलग रास्ते बना के निकल जाती है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल बने हुए हैं, इसी को आप डेल्टा कहते हो। ये पानी इस तरीके से निकल जाता है नदियों का, बट रही है नदी, आप देख रहे हो, ये फिर जाके समंदर में मिलती है, और इस पूरी जगह को आप डेल्टा कहते हो। ये जो मिट्टी के बने हुए टीले, ये जो ट्रायंगल टीले हैं, इनको डेल्टा कहते हो। और सुंदरवन डेल्टा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो दोस्तों, ये हो जाता है गंगा नदी का पूरा प्रवाह मार्ग। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपने एक भी फैक्ट मिस किया है तो प्लीज़ वापस जाइए और उसको दोबारा सुनिए और लिखिए, क्योंकि इन सभी फैक्ट से आपके सवाल ज़रूर बनेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।